नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयागराज पर देखा जा रहा है वो नजारा, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इस वक्त डुबकी लगा रही है। और जो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये आंकड़ा 25 से 30 लाख से ऊपर पहुंच चुका है, जब आज लोगों ने मकर संक्रांति के पर्व पर आस्था की डुबकी लगाई है। वहां पर करोड़ों लोगों के श्रद्धालुओं की आज आस्था की डुबकी लगाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और कल तक की अगर बात की जाए तो 65 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब न सिर्फ प्रयागराज में है, बल्कि वाराणसी या सभी तीर्थ स्थलों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जहां पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो आज वहां पर जाकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और वहां पर गोरखनाथ मंदिर में वहां पर उन्होंने तड़के पूजा अर्चना की और वहां पर उन्होंने नाथ संप्रदाय के तहत जो भी पूजा अर्चना की जाती है, सीटी बजाकर और दंडवत करके वहां पर उन्होंने खिचड़ी का भोग लगाया। क्योंकि जिस तरीके से खिचड़ी का जो अपना पावन पर्व है, ये कहीं ना कहीं गोरखनाथ मंदिर से ही होता है। और वहां पर भी लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और खिचड़ी को वहां पर दान कर रहे हैं। तमाम श्रद्धालुओं की जो लाइन है, लंबी कतारें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। और अगर गोरखनाथ मंदिर की बात की जाए, तो वहां पर भी सुबह 9 बजे तक 3 लाख लोगों से अधिक लोगों ने वहां पर खिचड़ी दान कर चुके थे। और जिस तरीके से वहां पर जन सैलाब है वो भी अपने आप में मनमोहक है। और एक और जो तस्वीर आई थी, जो संभल हिंसा के बाद जो चर्चा में एएसपी हैं अनुज चौधरी, वो भी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने वहां पर दर्शन पूजन किए। तो कहीं ना कहीं आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो या फिर गोरखनाथ मंदिर हो। वहां पर भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। एक और खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से है, जहां पर आज पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कहा है कि आने वाले छोटे हो या बड़े चुनाव वो किसी के साथ भी गठबंधन करने वाले नहीं है। यही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला है, उन्होंने गेस्ट हाउस कांड को भी याद किया है और गुंडाराज की बात की है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये लोग केवल और केवल बीएसपी की ही चीजों को आगे लेकर के जा रहे हैं, जो उन्होंने किया था उसको ही आगे लेके जा रहे हैं। तो कई बातें उन्होंने कही थी, इस बात को भी हम बताएंगे, लेकिन अभी चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले हम ज्ञानेंद्र के पास चलेंगे। ज्ञानेंद्र प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आस्था का महापर्व आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आंकड़े क्या है? ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक कितने लोगों ने इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाई? पहले तो हम आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं अपनी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, आज मकर संक्रांति का त्योहार है और कल से ही ये आंकड़ा चला जा रहा है। देखिए, कल तकरीबन शाम 6 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं, 3 लाख से अधिक लोगों ने जो है श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये लगातार बढ़ती चली आई। लेकिन एक तो माघ मेले से एक दुखद घटना भी सामने आई। साफ तौर पर सेक्टर 4 में देखा गया कि 2 टेंटों में आग लग गई। आग लगने से काफी हताहत, लेकिन सबसे बड़ी आप तत्परता अगर बात करें तो फायर फाइटरों की बात करें, मात्र 8 मिनट के अंदर फायर फाइटर वहां पहुंचते हैं। सेक्टर 4 जो कि सबसे सकरा इलाका होता है। पिछली बार भी देखा गया था कि गीता प्रेस जो कि सेक्टर 19 में था, कुंभ मेले के दौरान आग लगी थी और लगातार आग की खबरें आना शुरू हो गई थी। लेकिन 2 दिनों के अंदर आग लगना, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला और बिजली विभाग का सबसे बड़ा लापरवाही रही, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से मामला बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हाँ, ये है कि माघ मेले के दौरान, माघ मेले नहीं, हर साल मेले लगने के दौरान क्योंकि इस रोशनी भरे शहर को बसाया जाता है और हर साल बिजली विभाग का काम होता है, कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन फायर फाइटर के जवानों ने जिस तरीके से तत्परता से कार्रवाई की और आग बुझाने का काम किया, वो सलामी देने वाला काम था। और अभी भी लगातार श्रद्धालुओं का आना
जारी है। बात करते हैं कि पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कोई भी 4 व्हीकल गाड़ियां अंदर नहीं लाई जा रही है। मेरी मौजूदगी इस समय अलोपी घाट के पास है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे भी लगातार श्रद्धालु संगम नोस की ओर जाना चाह रहे हैं, जो कि पिछली बार कुंभ के दौरान देखा गया था। सेक्टर 2 से बड़े हनुमान लेटे हुए हनुमान जी मंदिर होते हुए संगम नोस की ओर लोग जाते थे। वही इस बार भी माघ मेले के दौरान भी देखा जा रहा है कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सीधे तौर पे संगम नोस, जो कि जहाँ पे त्रिवेणियों का मिलाप होता है, गंगा जमुना सरस्वती का मिलाप होता है और सरस्वती एक तरीके से अदृश्य होती है, वहां पे स्नान करने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। उधर एमपी साइड से बात करें, एमपी रीवा से आने वाले लोग अरैल घाट से ही उनको स्नान मुहैया कराया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज कुंभ के दौरान देखा गया था, लेदर को राम मंदिर जैसे चीजों का प्रशासनिक अमले ने जो है व्यवस्थाएं की थी, तो इस बार भी लेदर को का माघ मेले में व्यवस्थाएं की गई है। खासतौर पर अब की नाविकों को एक तरीके से अल्टीमेटम दिया गया है कि कोई भी हाई से पैसा नहीं मांगेगा। जो उचित रेट प्रशासनिक अमले के द्वारा किया गया है, वही रेट पे श्रद्धालुओं को स्नान कराया जाएगा और वही रेट से आपकी श्रद्धालुओं को स्नान कराया जा रहा है। सीधे तौर पे नैनी ब्रिज के नीचे से नाविक जो है लेके जाते हैं और त्रिवेणी के पास स्नान करा रहे हैं। और खासतौर पे जो घाटे कम इस बार बनाए गए थे और पहले स्नान के दौरान जो 3 तारीख को पौष पूर्णिमा का स्नान था, इस दौरान देखा गया था कि श्रद्धालुओं को स्नान करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस बार घाटों को बढ़ा दिया गया है। 9 पीपा पुल है, 9 के 9 पीपा पुल को चालू रखा गया है। कल के दिन मैंने आपको बताया था शास्त्री पीपा पुल को बंद किया गया था, लेकिन आज कल देर शाम 8 बजे के आसपास से उस पीपा पुल स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन साफ तौर पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था, एडीसी ने साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिया था कि कोई भी चाहे वो सरकारी ही गाड़ी क्यों ना हो, माघ मेले क्षेत्र के अंदर नहीं चलेंगे। केवल और केवल जो 112 गाड़ियां अलॉट की गई है, वही केवल उस पूरे माघ मेला क्षेत्र के अंतर्गत घूमेंगी। वो भी 112 की गाड़ियां पीपा पुल की ओर नहीं जाएंगी। तो ये देखिए पूरा प्रशासनिक अमला 2 दिन के स्नान, क्योंकि अब आज से आज 15 तारीख है, 16 और 17 गैप करके मौनी अमावस्या 18 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान है। और अगर बात करें तो पौष पूर्णिमा मकर संक्रांति के बाद अगर कोई सबसे बड़ा स्नान होता है तो है मौनी अमावस्या। और जो कल्पवासी इस समय कल्पवास कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है मौनी अमावस्या। देखिए पूरा 45 दिन का माघ मेला और 2 महीने का कुंभ। और अगर बात करें तो माघ मेले में भी आपकी पूरी की पूरी तरक्की गई है। आपकी रिजर्व पुलिस लाइन जो कि सबसे बाहरी बनाया गया था, आपकी रिजर्व पुलिस लाइन को माघ मेले के एकदम लेटे हुए हनुमान जी के पास बनाया गया है। और बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि अब माघ मेला भी कहीं ना कहीं अपने आप में सुर्खियों में बना हुआ और तैयारियां भी वहां पर प्रशासन ने जो करनी चाहिए थी वो सारी तैयारियां की हैं कि किसी भी प्रकार की समस्याएं श्रद्धालुओं को ना हो। एक सवाल और है ज्ञानेंद्र, देखिए बहुत सारे रंग महाकुंभ में भी दिखाई दिए थे और इस माघ मेले में भी दिखाई दिए गए थे। साधुओं की बात हो, संतों की बात हो, या फिर यूं कहें कि तमाम जो नागा बाबा है जिन्होंने कई किलो रुद्राक्ष की मालाएं हैं, कोई ग्रेजुएट चाय वाली बन करके सुर्खियां बटोर रहा है, कोई दातुन वाला यूट्यूबर घूम रहा है, जो संत हैं, जो मौनी बाबा हैं वो लेट करके स्नान करने जा रहे हैं। इस तरीके की तमाम तस्वीरें आ रही हैं और जो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन एक जो तस्वीर है जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो है सतुआ बाबा को लेकर के। और कहीं ना कहीं आजकल जो सबसे बड़ा केंद्र प्रयागराज माघ मेले का बने हुए वो सतुआ बाबा। सतुआ बाबा लगातार अपनी लग्जरी गाड़ियों के लिए अब जाने लगे हैं। चार्टर्ड प्लेन के साथ भी उनकी तस्वीर आई, उनकी महंगी महंगी डिफेंडर 3 करोड़ की गाड़ी की तस्वीर आई, फिर अपना पोर्शे की तस्वीर आई, जो कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि सतुआ बाबा को लेकर के देखा गया था कि जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और जो वहां के जो डीएम है उनको किस तरीके से समझाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सतुआ बाबा इतने लोकप्रिय हैं कि लगातार उनके जो उनके भक्त हैं, या यूं कहें कि उनके पास जो काफिला है लग्जरी गाड़ियों का वो बढ़ता जा रहा है। कल भी उन्होंने गाड़ी की पूजा अर्चना की है जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है।
बिल्कुल देखिए, सतुआ बाबा को लेकर के इस समय सबसे सुंदर माघ मेला में आकर्षण का केंद्र कोई बना है तो सतुआ बाबा बने हैं। और खासतौर से उनके जो टेंट है वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ है। देखिए पोर्स गाड़ी, लैंड रोवर, डिफेंडर, कई गाड़ियां उनके पास यहाँ पे मौके पे है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 तारीख की बात है जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे और उसके 2 दिन पहले प्रयागराज के डीएम मनीष वर्मा ने सतुआ बाबा के टेंट में रोटी सेकी थी। तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उन्होंने साफ तौर पे भारी महफिल में कहा था कि रोटी कम सेकिए सतुआ बाबा की। तो अभी जाएंगे तभी से आकर्षण का केंद्र सतुआ बाबा बने। और आज की डेट में हर एक मीडिया कर्मी, हर एक व्यक्ति और हर एक वीवीआईपी व्यक्ति सतुआ बाबा के पास जाना चाह रहा है। और जो सारी गाड़ियां इनके पास आई है सब की सब हर स्टेट से आई हुई है और हर कोई सतुआ बाबा से मिलना चाह रहा है। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र अगर कोई बना हुआ है तो वो है माघ मेले में सिर्फ और सिर्फ सतुआ बाबा। सतुआ बाबा से मिलने के लिए तो ये भी बताया जा रहा है प्रतापगढ़ के कुंडा के राजा रघुनाथ प्रताप सिंह राजा भैया भी आज की डेट में इनसे मिलने के लिए पहुंच सकते हैं। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ये सुनने में आ रहा है क्योंकि मैं भी बेसिकली प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो ये तो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि रघुनाथ प्रताप सिंह राजा भैया पहुंच सकते हैं और अमरपाल मौर्य जो कि राज्यसभा सांसद है वो भी पहुंच सकते हैं। विपक्ष के नेता जो स्नान करने के लिए जा रहे हैं प्रमोद तिवारी वो भी पहुंच सकते हैं। मनोज पांडे ऊंचाहार के विधायक वो भी सतुआ बाबा से मिलने के लिए जा सकते हैं। देखिए ज्ञानेंद्र, सतुआ बाबा की फहरिस्त में जो तमाम जो नेतागण हैं, जो वीवीआईपीज हैं, वो दिखाई भी देते हैं। उन्होंने पोस्टर में मुख्यमंत्री भी दिखाई देते हैं, उप मुख्यमंत्री भी दिखाई देते हैं, जो तमाम वीवीआईपी हैं वो भी दिखाई देते हैं। फिलहाल सतुआ बाबा का क्रेज इस वक्त बहुत माघ मेले बना हुआ है और लगातार एक के बाद एक, जैसा ज्ञानेंद्र भी बता रहे हैं कि कई बड़ी हस्तियां उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। हो सकता है कंफर्म हो जाए थोड़ी देर बाद जब तस्वीरें आ जाए कि कौन कौन से जो वीवीआईपीज हैं वो सतुआ बाबा के दर्शन के लिए आतुर है और उनसे जाकर के मुलाकात करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। फिलहाल जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर देते रहिएगा। ज्ञानेंद्र, कितने लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और क्या कुछ नया है वहां पर, किस तरीके का रंग है, ये सारी चीजों को लेकर के हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड देखिए, एक थाना मिल एरिया है हमारे यहाँ और थाना मिल एरिया में एक युवती पर जबरन धन परिवर्तन कराने का मामला सामने आया था। और इस मामले पर बात करें अगर तो पुलिस ने आरोपी अजमेर अली को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिक्षा में भेजा है और युवती को जबरदस्ती भगा कर ले जाकर धन परिवर्तन कराने का मतलब अगर बात करें तो निकाह करने की बात आ रही है कि ये लड़का जो है एक हिंदू लड़की को जो है ले जाकर धन परिवर्तन और उसके नाम पर शादी करने का भी आरोप लग रहा था। और इसके जो महिला है इनके पति ने जो है तहरीर दी और तहरीर पे जो है थाना मिल एरिया ने जब खोजबीन करी तो इस पूरे मामले पर निकल करके सामने आया। हमारे पास एक तस्वीर है, हम चाहेंगे एक बार वो तस्वीर भी आप देखें, फिर विस्तार में आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली पूरा मामला था क्या कर। जी देखिए अखंड, जिस तरीके से पूरा मैंने आपको दिखाया तस्वीर भी और इसमें पूरा घटना जो है 10/1/2026 को एक जो है पत्नी और बहन दवा लेने जा रही थी, घर में बताकर आई कि वापस लौट आएंगी, लेकिन कुछ समय बीत गया और शाम तक वापस नहीं आई। तो उसमें जाकर जो है इन्होंने तहरीर दी और तहरीर पे बताया गया कि पत्नी को जो है जिस तरीके से उन्होंने बताया और बात आ रही है इसमें सामने की धन परिवर्तन कर निकाह करने की नीयत से ले गया था और वादी के तहरीर पर थाना मिल एरिया पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। और उसके बाद इसकी खोजबीन जारी हुई तो इनको थाना गुरबख्शगंज के किलोली के पास से गिरफ्तारी की गई है और इस गिरफ्तारी में इनको जो है अब न्यायिक अभिक्षा में भेजा गया है। जिस तरीके से ये एक अलग समुदाय के लोग हिंदू, मैं खुल के कह सकता हूँ कि हिंदू लोग महिलाओं को टारगेट करते हैं और उनपे जो है ऐसा क्या कर देते हैं कि वो अपना आपा और अपना सुध-बुध सब खो बैठते हैं। और ऐसे लोगों से तमाम तरीके के जो हिंदू संगठन है वो भी कहते हैं कि ऐसे जिहादियों से, ऐसे तमाम सारे लोगों से बचे और हिंदू धर्म की जो मर्यादा है उसके तहत रहकर ही सारे कृत्य करे। लेकिन ऐसा क्या होता है या इनके पास ऐसा क्या है जो बहला फुसलाकर यहाँ तक कि विवाहिता महिला ये रही
और अभी सूत्रों के हिसाब से पता चला कि ये विवाहिता महिला वन स्टॉप सेंटर पे है और अब उनको दिमाग में इतना ज्यादा जहर घोल दिया गया है कि अभी भी कई सारी चीजें इस पूरी कहानी में निकलना बाकी है और जब आएगा तो वो भी IBC 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद इनको जो है न्यायिक अभिक्षा में भेजा गया। जी इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा ये धर्मांतरण का खेल ऐसा नहीं है और कई बार आपने तस्वीरें वहां से दिखाई है रायबरेली से कि किस तरीके से कई सारे गिरोह इस वक्त एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं और लखनऊ में भी इसी को लेकर के हो हल्ला मचा हुआ है और संगठित गिरोह के साथ साथ कई उसके नेटवर्क के नेक्सस खंगाले जा रहे हैं कि एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना है जो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के जरिए तमाम जो ग्रुप्स हैं उसके जरिए न सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम करता है बल्कि उनको टारगेट दिया जाता है। छांगुर बाबा का नेटवर्क हो या फिर KGMU के डॉक्टर रमीज का नेटवर्क हो, साफ तौर पर देखा गया है कि कहीं ना कहीं इनके जो तार है वो किसी न किसी एक गिरोह से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इस पूरे मामले में भी किसी तरीके को पुलिस को कोई जानकारी हाथ लगी है? क्या इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ नजर आ रहा है या कोई संगठित गिरोह इस पूरे के इस जाल को फैला करके लोगों को फंसाने का काम करता है? किसी तरह की कोई जानकारी? देखिए, अभी इसमें कुछ ऐसी जानकारी निकल के नहीं आई। युवक का नाम बताया मैंने, अजमेर अली बताया गया है और महिला हिंदू थी। तो इससे ये लग रहा है कि प्रेम प्रसंग हो सकता था और ये प्रेम प्रसंग कितने टाइम से चल रहा था? अभी सूत्रों के अनुसार से अगर बात करें तो लंबे समय से, शादी के पहले से ये प्रेम प्रसंग था। क्लास 9th से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों एक ही थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और जब उसकी जो महिला है उनकी शादी थाना मिलेरिया क्षेत्र में हो गई, उसके बावजूद भी ये प्रेम प्रसंग लगातार चलता रहा और उसके बाद अभी हाल फिलहाल 10/1/2026 को ये घर से बाहर अपने बताकर जाती है कि हम दवा लेने जा रहे हैं और उसके बाद लौटती नहीं है। तो जब तहरीर पड़ती है थाने में, गिरफ्तारी ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि ये बहला फुसलाकर इनको धर्मांतरण कराने ले जा रहे थे और उसके साथ साथ निकाह करने की भी तैयारी थी। लेकिन जिस तरीके से इसमें अभी इनका कोई गिरोह नहीं है, ये एक प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा रैकेट, तो इसके पीछे कोई ना कोई डेफिनेटली होगा। और जिस तरीके से बीच में निकल के आती हैं, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म को लेकर हो, चाहे वो हिंदू धर्म से क्रिश्चियन में परिवर्तित कराना हो, चाहे मुस्लिम धर्म में घसीटना हो, तो हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। IBC 24 किसी भी धर्म के उसमें, लेकिन हर एक उसकी एक अपनी मर्यादाएं हैं, उनमें रहकर तो जिस तरीके ये मामला निकल के सामने आया खंड, ये बड़ा ही चौंकाने वाला है कि ऐसे आखिर कौन लोग हैं, जैसे आपने कहा कि ऐसा कौन गिरोह है जो ऐसे लोगों को या ऐसे हिंदू धर्मों को टारगेट करता है और ऐसे तमाम सारे महिलाएं बच्चों को फुसलाने का काम करते हैं। जो तो कोई ना कोई रैकेट जरूर होगा। अब इस रैकेट के पीछे किसका हाथ है या कौन है, ये अभी इसकी जांच का विषय होगा, ये हम भी कंफर्म नहीं करेंगे। लेकिन ये मामला बड़ा ही संगीन मामला है कि एक विवाहिता महिला को उसके पति के घर से फुसला कर ले जाना, और ये बड़ी बात निकल के सामने है। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, इस तरीके कई मामले और इस तरीके के मामलों की बौछार सी आ गई है। लगातार इसकी जांच एजेंसियां भी कहीं ना कहीं पड़ताल कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से ये लोग एक पूरा का पूरा संगठित गिरोह बना करके लोगों को, महिलाओं को, छात्राओं को फंसाने का काम कर रहे हैं, अपने जाल में ट्रैप करने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर के तमाम चीजें और जांच एजेंसियां इस पर पूरे तरीके से काम कर रही है। और जब से KGMU का लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जब एक पीड़ित डॉक्टर ने इस तरीके का गंभीर आरोप वहां के डॉक्टर पर लगाया है और एक नहीं कई और भी लोगों के नाम इसमें धीमे धीमे खुलासे हो रहे हैं, जिसको लेकर के वहां के जो पैथोलॉजी के जो इंचार्ज है वाहिद अली, उनको भी हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही है और जांच एजेंसियां लगातार इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार इस मामले में क्या सच में संगठित गिरोह जैसी कोई बात है या कोई गिरोह बना करके कोई इस तरीके का काम कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जांचों में निकल करके सामने आ रही है कि रमीज की जो डॉक्टर है रमीज, उसके कई लोगों से संपर्क थे और कई हिंदू लड़कियों से बातचीत भी करता था। इसको भी लेकर के तमाम कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है इस्लामिक करके, उसका भी मकसद समझा जा रहा है, क्योंकि तमाम लोग हैं जो इस ग्रुप के माध्यम से या यूं कहें कि टारगेट करके लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं और इस तरीके की चीजों को आगे लेके जाते हैं। फिलहाल इंद्रवीर, अगर कोई इस पे अपडेट आता है या किसी कोई भी जानकारी निकल करके सामने आती है पुलिस के हवाले से, तो जरूर अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल इंद्रवीर ने भी
तरीके की बातें बताई हैं और धर्मांतरण को लेकर के जिस तरीके का आरोप लखनऊ के केजीएमयू में भी लगा और जांच कर रही है। पहले तो वहां की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जांच कर रही थी, लेकिन अब एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसकी जो जांच चल रही थी उसमें भी, और जिस तरीके की पूर्व जो डीजीपी हैं उनकी अध्यक्षता के लिए बनाया गया था पूरा का पूरा टीम, उन्होंने भी एसटीएफ की जांच के लिए बात कही थी और अब एसटीएफ जांच कर रही है और उस हर एक एंगल पर हर एक कड़ी को जोड़ करके देख रही है कि आखिरकार क्या इस पूरे मामले में सच्चाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है और बड़ा ही संगीन आरोप है। तो संगीन आरोपों के तहत एसटीएफ पूरी तरीके से जांच कर रही है और उसके नेटवर्क अलग अलग जगहों पर भी खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बलरामपुर के छांगुर बाबा का जिस तरीके से मामला सामने आया था उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एसटीएफ इस पूरे मामले को देख रही है और एक एक करके एक एक कड़ी को जोड़ते हुए इस पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर एक अलग उत्साह देखने को मिला है बसपा कार्यालय के बाहर, जहां पर जो उनके समर्थक हैं वो भारी मात्रा में वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी सुप्रीम लीडर का कहीं ना कहीं बर्थडे धूमधाम से मनाया। लेकिन आज इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कई बातें कही, कई दिलचस्प बातें कही। साफ तौर पर उसको देखा जा रहा है, जोड़ करके देखा जा रहा है कि क्या 2027 के चुनाव में जो बीएसपी बहुत पिछड़ चुकी है, क्या वो अब एक ऐसा कदम, ऐसा स्टेप उठाने जा रही है जिससे उसकी खोई हुई जमीन वापस आ जाए। क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी बात थी बसपा सुप्रीमो की तरफ से वो ये थी कि उन्होंने साफ तौर पर ब्राह्मणों को लेकर के बात की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को कोई भी पार्टी सम्मान नहीं देती है, उनको किसी का भी बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए। उन्होंने बोला कि बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों को सम्मान देती है और उनका खोया हुआ सम्मान वापस कराएगी। तो कहीं ना कहीं बीएसपी चीफ ने स्पष्ट संदेश दिए हैं कि जो ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं सपा से, बीजेपी से जो उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब विधानसभा सत्र चल रहा था और बीजेपी ब्राह्मणों की एक टोली अलग से बैठक करती है, जिसके बाद जो नए चीफ होते हैं बीजेपी के वो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात करते हैं और ऐसी किसी भी बैठक पर का विरोध करते हैं, जिसके बाद एक बयानबाजी हुई, राजनीति तेज हुई, जिसके तमाम बातें होने लगी। समाजवादी पार्टी ने भी इसको लेकर के एक तरीके से एक भोज रखा, तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई। लेकिन आज जब बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन है, उस अवसर पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है और ब्राह्मणों को मेन सेट में रखा है, साफ तौर पर बताया है कि वो आगे आने वाले चुनाव हो, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, उसमें किसी भी प्रकार की भूमिका में जो है वो मजबूती के साथ लड़ेगी और किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि बसपा सुप्रीमो का स्टैंड जो है वो कहीं ना कहीं 2027 की चुनावी तैयारियों को लेकर के कितना ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि ब्राह्मण भी तलाश कर रहे हैं और अगर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं तो शायद बीएसपी अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए एक बड़ा कैंपेन कर सकती है। हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रोहित को लेके चलते हैं। रोहित, हमीरपुर से कौन सी बड़ी खबर है? रोहित, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बताइए कौन सी बड़ी खबर है आज हमीरपुर से? आज आप बिल्कुल देखिए, अखंड बताना चाहूंगा, जनपद हमीरपुर में एक मुस्लिम युवक जिसका नाम मोहम्मद अफान था, उसने एक हिंदू युवती के अश्लील वीडियो बनाए, उसको प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसके अश्लील वीडियो बनाए और उसको ब्लैकमेल किया। जब लगातार लड़की को कई बार ब्लैकमेल किया गया और जब सर से कहते नहीं पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो फिर लड़की ने मजबूरन होकर के उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद अब हमीरपुर पुलिस जांच पड़ताल पर जुटी हुई है। लेकिन सोचने वाला विषय ये है अखंड की जो युवक था, जो मुस्लिम युवक था, उसके द्वारा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो युवती की छवि है वो डूमिल हो रही है और अब पुलिस जांच पर जुटी हुई है अखंड। तो रोहित, क्या अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया है उस आरोपी युवक के खिलाफ जिसने भी इस तरीके का कृत्य किया? क्योंकि लगातार इस तरीके के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी इंद्रवीर भी बता रहे थे इसी तरीके का एक मामला था लखनऊ के केजीएमयू में, धर्मांतरण लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला था और यहाँ पर भी एक मामला जब आया है, जब एक पीड़ित युवती ने इस तरीके की गुहार लगाई है, एफआईआर की बात की है, क्या आरोपी युवक अभी तक पुलिस की गिरफ्त में है या अभी फरार है? अभी पुलिस लगातार दबिश दे रही है और युवक की तलाश जारी है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार
जो ये प्रकरण है वो पूरा मीडिया में भी चल रहा है, लेकिन हमीरपुर पुलिस के द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया, न जवाबदेही तय की गई है, जिससे कहीं न कहीं सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पर ज़रूर खड़े हो रहे हैं। नहीं तो आखिरकार क्या मजबूरी है पुलिस की कि कोई जवाब नहीं दे पा रही है? अगर इस तरीके के गंभीर आरोप लगा है तो क्या अभी तक ना पुलिस के अगर हाथ खाली हैं और आप जवाब भी नहीं दे पा रहे तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे आप जब आपके हाथ भी खाली होंगे और आप जवाब भी नहीं देने की स्थिति में हैं, तो आखिरकार करेंगे क्या? देखिए आपके ऊपर सवालिया निशान क्यों नहीं लगेंगे? बिल्कुल, अखंड देखिए ऐसे में कहीं न कहीं ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि हमीरपुर पुलिस का ढीला रवैया है, जिससे कहीं न कहीं जो ये अपराध हैं, वो अपने पैर पसार रहे हैं जनपद हमीरपुर में। चूँकि पुलिस की एक्टिविटी सबसे अहम होती है, अगर पुलिस एक्टिव नहीं होती है, तो कहीं न कहीं ये सारे जो अपराध हैं, अपराधों का ग्राफ है, वो बढ़ता है। और ऐसे में ये साफ हो गया है कि हमीरपुर पुलिस ढीली हो चुकी है, इनकी कार्यशैली ढीली हो चुकी है, चूँकि मीडिया को जवाब ना दे पाना कहीं न कहीं ये हीला-हवाली साफ नज़र आ रही है अखंड। मतलब मीडिया को तो जवाब नहीं देते होंगे, सरकार भी तो जवाब मांगती है इस तरीके की जब खबरें चलती हैं चैनलों पर और देखा जाता है कि किस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो उस समय क्या होता है? उस समय क्या करेंगे आप? सरकार को तो जवाब देंगे, आप प्रशासन को जवाब देंगे, मीडिया को जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपके घर के बारे में आपकी व्यक्तिगत सवाल तो है नहीं कि आप उसको देने या ना देने के लिए आप उत्तरदायित्व है या नहीं है, उत्तरदायी है या नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत सवाल तो है नहीं, एक किसी मसले से जुड़ा हुआ है, इतना गंभीर मामला है, एक गंभीर अपराध की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है और खुद मुख्यमंत्री इस पर संजीदा है। और अगर वो हमीरपुर के पुलिस वाले इतनी बेअदबी के साथ एक मीडिया कर्मियों को ही सवाल का जवाब नहीं देंगे तो जवाब किसको देंगे? कार्यशैली कुछ है नहीं, कार्रवाई कुछ कर नहीं रहे और जवाब देने की जब बात आती है तो जवाब भी नहीं देंगे, तो किसको देंगे जवाब? मुख्यमंत्री को देंगे। अब देखिए अभी मामला चल रहा है अखंड। अब ये मामला जब तूल देखिए निश्चित तौर पे इतना गंभीर मामला है, तूल पकड़ना स्वाभाविक है। अभी हिंदू संगठन भी जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो वो भी सामने आएँगे, तो कहीं न कहीं ऐसे में सरकार की भी छवि खराब होती है। अगर पुलिस प्रशासन पहले से एक्टिव होता, लगातार जो अपडेट मिलता रहता हम लोगों को, तो कहीं न कहीं जो इसमें अपडेट है हम लोग भी जो जनपद हमीरपुर के लोग हैं या आईबीसी 24 के ज़रिए सभी लोगों को दे पाते, तो ये मामला जो है कहीं न कहीं शांत होता। लेकिन पुलिस की कार्यशैली से मामला ज़रूर तूल पकड़ेगा अखंड, इसमें कोई कहने में परहेज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके के मामले आते हैं लगातार। किस तरीके से देखा गया कि केजीएमयू में महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव गई, वहां पर इसी तरीके का उनके समर्थकों ने हंगामा किया, जिसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की। बहुत सारी ऐसी चीजें घटती है कि कहीं ना कहीं हिंदू संगठन इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन पुलिस अगर हाथ पर हाथ धरी बैठी है और माकूल जवाब नहीं दे पा रही है, इंतजार कर रही है किसी चीज का, तो अपने आप में सवालिया निशान है कि आखिरकार जिस पुलिस को इस पूरे मामले में संजीदगी से कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो अभी तक बिल्कुल आंसरलेस है और खामोशी के साथ इंतजार कर रही है। ना जाने किस बात का इंतजार कर रही है, वो तो बेहतर वो खुद हमीरपुर पुलिस बता पाएगी। लेकिन रोहित, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, कौन सी बड़ी खबर है? में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो बीबीजी राम जी की योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, मनरेगा श्रमिकों की जो हाजिरी लगाई जाती है, एक तो उसमें देखा जा रहा है कि लगातार फर्जी मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी लगती है। केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें जो है सबसे बड़ी लापरवाही बरती जा रही। दूसरी तरफ बात करें कि जहां सार्वजनिक अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद भी देखा गया भनवापुर में ऐसे कई ग्राम पंचायत हैं जहां मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी लगाई जा रही है। जब इस संबंध में जो यहाँ के एपीओ हैं उनसे बात किया गया तो उन्होंने बताया कि जो ये सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है उसमें कहीं जो है किसी मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी नहीं लगनी चाहिए। इसके बावजूद भी यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, जैसे अमौली डंगा है, ढोका ममया है, क्या नाम है वो, डुमरिया है, ऐसे कई गांव हैं जहां आज भी हाजिरी जो है लगा करके बैठ गए हैं। जी नहीं तो क्या ब्रजेश, अगर इस तरीके से अधिकारी बोल रहे हैं कि आज के दिन हाजिरी नहीं लगेगी, तो हाजिरी क्या लग रही है? बिना काम का पेमेंट मिलेगा, या अगर वो लोग काम करेंगे आज की डेट में उनकी हाजिरी लगी है तो उनको पेमेंट आज का नहीं मिलेगा, वो काम उनसे कराया जाएगा? ऐसा क्या संभव है? जब एक अधिकारी मना कर रहा है कि सार्वजनिक अवकाश है और किसी तरीके की कोई हाजिरी नहीं लगनी चाहिए, अगर कहीं पर है कि काम हो सकता है, उनके लिए कोई अवकाश नहीं निर्धारित है, तब तो अलग बात है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि वहां पर गए हो लोग, उन्होंने काम किया, उसके लिए हाजिरी क्या बिना काम की हाजिरी लगाई जाती है क्या?
जी, बिल्कुल, मैं अखंड आपको बता दूँ, इस समय यहाँ ऐसे चल रहा है जहाँ 10 से 15 लेबर लगते हैं और 25 से 30-40 लेबरों की ऑनलाइन हाज़िरी भरी जा रही है। तो ये तो जो है सबसे बड़ी जो है अगर देखा जाए तो लापरवाही है। कोई मापदंड और नहीं होता है दूसरी क्या बात ब्रिजेश जी? ऐसे जी, किसी कामों का कोई मापदंड नहीं होता है क्या? कोई क्राइटेरिया सेट नहीं होता क्या कि इसमें इस काम में इतने लेबरों की आवश्यकता है या इस काम में इतना बजट पास किया गया है, इस बजट में ही इतने लोगों का काम कराना है कि अपने मन से मनमर्जी है कि कुछ भी चला नहीं, लीजिए। जो मन में आए 100 बिल्कुल नहीं हो 500 आदमी लगा लीजिए, पेमेंट आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं जी, बिल्कुल उसका क्राइटेरिया होता है, उसमें जो है जो लेबरों की जो संख्या होती है उसको दी जाती है कि हमको इतना लेबर लगाना है। लेकिन जो लेबर दिया जाता है मनरेगा श्रमिकों की हाज़िरी लगाने के लिए, मान लीजिए 50 लेबर दिया गया, तो वहाँ 100 लेबर की हाज़िरी लगा देते हैं, ऑनलाइन मार देते हैं। ऐसे में जो ये है तो लेबरों कैसे की मार संख्या देते हैं? बढ़ा क्या देते हैं। अधिकारी जो एक्स्ट्रा बढ़ाया जाता है, मान लीजिए 50 लोगों की बात कही जा रही है, 100 लोग लगा दिए गए, तो क्या 100 लोगों का पेमेंट होता है? मतलब इतना पैसा है कि अननेसेसरी लोगों के नाम पर भी पेमेंट निकाल लिया जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना जी, कि काम कराया 50 लोगों से, लेकिन भुगतान किया 100 लोगों के नाम पर। जी, इसमें ऐसा होता है क्योंकि जो है नाम 100 लोगों का होता है, लेकिन काम करने वाले मानो नाम 100 का दे दिया गया, काम करने वाले 50 हो गए, तो पैसा तो 100 लेबरों के नाम जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के जो बीडीओ हैं, विनोद मणि त्रिपाठी, जब उनसे अगर किसी ग्राम पंचायत को लेकर के अगर कहा जाता है कि यहाँ इस तरीके का लापरवाही है और यहाँ ऐसे मनरेगा श्रमिक फर्जी चल रहे हैं या कुछ मनरेगा श्रमिक काम करने नहीं गए हैं, तो सीधा बोलते हैं कि आप हमको लिख करके दे दीजिए। अब बताइए एक मीडिया कर्मी जब वीडियो को लिख करके देगा तब वीडियो जाकर के वहाँ शिकायत कर, जब वहाँ वीडियो जाकर के जांच करेंगे। ये सबसे बड़ी लापरवाही अगर देखा जाए जहाँ और तक वीडियो में लगता उनको है। नहीं दिखाई दे रहा है कि उनको लिखित प्रमाण पत्र भी चाहिए। वीडियो एक प्रमाण नहीं है क्या? उस प्रमाण के अलावा भी उनको लिखित प्रमाण पत्र चाहिए। उस वीडियो में अगर चीजें दिखाई दे रही हैं, जांच कराना आपका काम है कि हमारा काम है? हमने तो शिकायत आपको बता दी, तो शिकायत करके आप अवगत कराएंगे। हमने आपसे सवाल पूछा है कि आपको लिखित प्रमाण पत्र या लिखित शिकायत दें और वीडियो उसके साथ संलग्न करें। आपकी क्या जिम्मेदारी अब बनती है? ये तो देखिए अखंड, ये तो साफ तौर से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें विभागीय लापरवाही है और विभाग भी इसमें संलिप्त है। अगर विभाग संलिप्त नहीं होता तो शिकायत करने के बाद मौके का जो है वीडियो के द्वारा निरीक्षण किया जाता कि वहाँ वास्तविकता क्या है। लेकिन जब एक मीडिया कर्मी से लिखित प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि आप लिख करके दे दीजिए, इसके बाद मैं जांच करवा रहा हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं वीडियो की मिलीभगत है, ये तो स्पष्ट है अखंड। देखिए, अगर मिलीभगत नहीं होती तो जांच कराने की बात कही जाती, उनको साक्ष्य के रूप में एक वीडियो प्रमाण के रूप में दिया भी जाता, उसके बाद उनको लिखित शिकायत पत्र चाहिए जो उसके साथ वीडियो संलग्न करेंगे, तब जाकर के कहीं वो कार्रवाई करेंगे। तो अपने आप में सवालिया निशान है कि आखिरकार जो ये अधिकारी बैठे हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि जांच करके गलत चीज को सामने लाए और जो आरोपी हो, जो जिसने इस तरीके गलत काम किया हो, जो सरकारी खजाने को लूट रहा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर इसी तरीके से मीडिया कर्मियों के द्वारा जुटाए गए सबूतों पर एक लिखित शिकायत मांग रहा है, तो अपने आप में बड़ा एक सवाल है कि आखिरकार अब कौन से सबूत की आवश्यकता है? एक लिखित शिकायत भी आपको उसमें चाहिए। आपको तो प्राथमिकता के साथ इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जैसे ही आपको शिकायत मिलती है उसको जांच करानी चाहिए। और इस तरीके के गंभीर सवाल जरूर खड़े होंगे और आपके ऊपर भी खड़े होंगे कि क्या आपके बगैर सहभागिता के ऐसा हो सकता है? शायद यही कारण है कि लगातार इस तरीके के मामलों में चाहे वो ग्राम पंचायत के अधिकारी हों, सभी लोगों के ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बिना उनकी मर्जी के इस तरीके के कार्य कैसे होते हैं। एक छोटा सा भी काम होता है तो उसका अंदाजा लगाया जाता है कि इस काम में कितने श्रमिकों की आवश्यकता है, कितने श्रमिक लगेंगे। लेकिन अगर जैसा कि ब्रिजेश बता रहे हैं कि 50 लोगों की अगर वहां पर बातचीत है और अगर वहां पर 100 लोगों के नाम पर भुगतान करा लिया जाता है, तो इस तरीके की अनदेखी साफ तौर पर बताती है कि ये बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा घोटाला है, जो आम लोगों के नाम पर अधिकारियों और ग्राम प्रधानों और तमाम लोगों के साथ मिलीभगत के साथ किया जा रहा है। फिलहाल ब्रिजेश इस पूरे मामले पर भी अपडेट लीजिएगा और एक बार फिर से जाइएगा, उनसे पूछिएगा कि क्या ये प्रमाण काफी नहीं है कि आपको लिखित मैं शिकायत पत्र दूं जिसके ऊपर आप जांच कराएंगे। ये लेकर के जरूर जरा पूछिएगा और अगर हो सके तो 1-to-1 जरूर करिएगा, क्योंकि हम उनकी ये बात दिखाएंगे यहाँ के उच्च अधिकारियों को भी पूछेंगे और बताएंगे कि क्या ये अधिकारियों को प्रमाण देने के लिए, क्या उनसे सवाल करने के लिए क्या आप लिखित शिकायत देनी पड़ेगी। इस बात को जरूर पूछेगा, अगर हो सकेगा जी उनसे अखंड, जरूर बात एक कीजिएगा। जी अखंड, एक बात ये बता दें कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वीडियो हैं वो सीधा बोलते हैं कि हमको बाइट देने का अधिकार नहीं, हम बाइट नहीं दे सकते। वो सीधा जो है कैमरे के सामने ही नहीं आना चाहते हैं। तो आप उनसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ब्रिजेश जी, आप एक काम करिएगा, उनसे कहिए कि आपको बाइट देने का अधिकार नहीं है, तो मैं ये प्रमाण लेकर के आया हूं, तो आप इस पर कुछ तो रिएक्ट करेंगे, आप ही मुझे दे दीजिए कि मैं इस काम के लिए कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं हूं। ये लिखित मुझे ही दे दीजिए, मैं आगे आपके अधिकारियों को प्रेषित कर देता हूं। वहां तो मैं पूछ सकता हूं, वहां तो उनसे जवाब ले सकता हूं।
कि आपका एक अधिकारी है जो इस तरीके से बात कह रहा है कि मैं बाइट नहीं, अरे हम बाइट नहीं मांग रहे आपसे, हमने आपसे किसी तरह की कोई बाइट नहीं मांगी, हमने तो आपसे पूछा कि अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है तो उसका खुलासा कीजिए, जो अपराधी है, जो दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हम आपसे कहाँ कुछ कह रहे हैं कि आप बाइट दीजिए, हमने बाइट मांगी है आपसे क्या? आपके अगर मैंने कुछ गलत काम हो रहे थे उसको साक्ष्य के रूप में आपको सामने प्रदर्शित किया, आपको दिखाया और आपको उस पर जांच करानी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप हम नहीं अवगत कराना चाहते तो आपको जो सही लगता है आपको करते, पर आप जांच कराने की जगह पर लिखित शिकायत की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा सवाल है। आखिरकार कैसे हो सकता है? जांच कराने के लिए क्या अधिकारी आप अधिकार आपके पास अधिकार नहीं है क्या? उसके ऊपर जांच कराने के लिए किसी और से आप जांच करवाएंगे? कौन करेगा जांच? जी अखंड, चलिए ठीक है, इस बारे में विशेष जानकारी उनसे दोबारा फिर पूछा जाएगा। वैसे बोलने से जो है पीछे कतराते नजर आ रहे हैं। अगर उनके द्वारा मान लीजिए नहीं दिया जा रहा है तो फिर जो है उच्च अधिकारियों से संबंध में बात किया जाएगा। बिल्कुल हाँ, ये पूछिएगा और अवगत कराइए उच्च अधिकारियों को भी कि इस तरीके से ये पूरा मामला है। जब साक्ष्य के रूप में वीडियो दिया जाता है और उस पर सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं लिखित शिकायत दीजिए। हमारा काम सवाल पूछना है कि हम लिखित शिकायत आपको देंगे। आपका काम है, आपको शिकायत मिली, जांच आप जांच कराइए, जांच के बाद जो भी सही हो गलत हो उसको बताइए या अपने उच्च अधिकारियों को बताइए। मगर आप ये कहेंगे कि लिखित शिकायत दीजिए, वो मैं शिकायत करता थोड़ी ना हूं कि मैं शिकायत देने आया हूं। मैं तो इस पर सवाल ले रहा हूं कि इस तरीके के कृत्य हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, इस पर आपने क्या एक्शन लिया है? सवाल ये है ना। और अगर आपको लगता है शिकायतकर्ता के रूप में मैं आपके पास आया हूं, शिकायत करनी तो अलग विषय है। मैं शिकायतकर्ता के रूप में नहीं आया हूं कि मैं शिकायत करता हूं, मैं शिकायत दे रहा हूं। आप जिसके आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, आपके अंडर में वो क्षेत्र आता है, वहां पर इस तरीके की गलत चीजें इसका लेकर के हम सवाल पूछ रहे हैं। आप आधिकारिक रूप से नहीं, अगर आप जवाबदेह हैं, आप उत्तरदायी नहीं है, तो हम आपके उच्च अधिकारियों से इस पर लेकर के जवाब ले लेंगे। लेकिन अगर हो सकेगा तो पूरे मामले पर उच्च अधिकारियों से जरूर आप लीजिएगा ब्रिजेश, और उनसे भी बात कीजिएगा कि आखिरकार इस तरीके से अधिकारियों का ये रवैया है, वो लिखित शिकायत करने की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रिजेश इस तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया लखनऊ में, जहां पर SC/ST विशेष न्यायालय ने एक ऐसे मामले में एक युवक को बरी कर दिया है। साफ तौर पर SC/ST के मामले में युवक को बरी किया गया है। 2011 का ये पूरा मामला है, जिसमें कहीं ना कहीं न्यायालय ने माना है कि जो महिला है उसके बयान जो है विरोधाभासी है और संदेह के घेरे में। कई बार उसने अपने बयान को पलटा, जिसके बाद आरोपी जो युवक था उसको बरी कर दिया। इतने लंबे अरसे के बाद जब जांच पड़ताल हुई और उन जो महिला उसके बयान विरोधाभास पाए गए, तो उसके बाद न्यायालय तर्क पर पहुंचा कि युवक को बरी किया जाए। यही नहीं, साथ ही साथ उस महिला के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की भी आदेश दिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो मामले होते हैं, जो लोग SC/ST मामले का दुरुपयोग करते हैं, उसको लेकर के भी कई बातें सामने आई हैं। किस तरीके से न सिर्फ SC/ST आयोग के दुरुपयोग को लेकर के जो न्यायालय है वो कहीं ना कहीं फैसले सुना रहा है और लोगों को बरी भी कर रहा है, लेकिन जो इस तरीके का दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करने की बात कर रहा है। तो कई ऐसे मामले हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग भी किसी भी चीज का दुरुपयोग करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई पक्की है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके साथ फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।